बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कल हमने ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं के बारे में देखा था कि भारतीय गांवों की क्या विशेषताएं हैं। उसमें से अन्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं कि जैसे वहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि है, गांवों में अन्य व्यवसाय कम है बल्कि कृषि को प्रधानता दी जाती है और ये कहा भी जाता है कि भारत एक कृषि प्रधानी देश है। फिर है जाति प्रथा। जाति प्रथा भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है। जाति के अभाव में हम गांव की कल्पना भी नहीं कर सकते। गांवों में हम देखते हैं कि जातीय संस्करण बहुत अधिक पाया जाता है। सामाजिक संस्था और समिति के दोनों के रूप में जाति का बहुत महत्व है। जाति की सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। जाति व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों का है और निम्न स्थान अस्पृश्य जातियों का है। गांव में जाति, जैसे ही आप कभी गांव में हम जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे नाम के साथ ये पूछते हैं कि आप किस जाति के हो। इस प्रकार का प्रश्न भी गांव में अधिकांशतः देखने को मिलता है। फिर है जजमानी प्रथा। जाति प्रथा की विशेषता ये कि प्रत्येक जाति एक निश्चित परंपरागत ही व्यवसाय करती है। सभी जातियाँ परस्पर एक दूसरे की सेवा करती हैं। ब्राह्मण विवाह, उत्सव, त्यौहार के समय दूसरी जातियों के अनुष्ठान करवाते हैं। तो नाई बाल काटने, धोबी कपड़े धोने, ढोली ढोल बजाने, चमार जूते बनाने, जुलाहा कपड़े बनाने के सब कार्य करते हैं। जजमानी प्रथा के अंतर्गत एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती है और उसके बदले में सेवा प्राप्त करने वाली जाति भी उसकी सेवा करती है, अर्थात वो वस्तुओं के रूप में उसका भुगतान करती है। एक किसान परिवार में विवाह होने पर नाई, धोबी, ढोली, चमार, सुनार सभी अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। बदले में उन्हें कुछ नकद, भोजन, वस्त्र, फसल के समय कुछ अनाज वगैरह दिया जाता है। भारतीय जजमानी प्रथा का अध्ययन मुख्य रूप से ऑस्कर लेविस ने किया है। जजमानी प्रथा में भी दो प्रकार की जाति हैं, एक को जजमान और दूसरे को कमीन कहा जाता है। सेवा प्राप्त करने वाली जातियां जजमान हैं और सेवा प्रदान करने वाली जातियां कमीन मानी जाती हैं। जिस प्रकार से घर, विवाह, मृत्यु, जन्म, उत्सव आदि के अवसर पर अन्य जातियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उस दिन वह परिवार जजमान कहलाता है। ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत होती है। इसका मुखिया गांव का मुखिया होता है। ग्राम पंचायत अति प्राचीन काल से भारत में विद्यमान रही है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य गांव की भूमिका परिवारों में वितरण, सफाई, विकास कार्य और ग्रामीण विवादों को निपटाना है। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने भी ग्राम पंचायत के को जानने के लिए अपनी पुस्तक डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट में पंचायत को मूलतः मुंडा द्रविड़ संस्था माना है। ग्राम समुदाय राजनीतिक दृष्टि से आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्र रहे हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण पंचायतों की लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका भी है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से पंचायत के इलेक्शन के चुनाव में भी बहुत जागरूकता पाई जाती है। गांव की आंतरिक कार्य ग्राम पंचायतों पर ही निर्भर है। फिर है भाग्यवादी। भारतीय गांवों के निवासियों में शिक्षा का अभाव है। वे अंधविश्वासी और भाग्यवादी जाते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति चाहे कितना ही प्रयत्न कर ले किंतु उतना ही प्राप्त होगा जितना उसके भाग्य में लिखा है। और ये भी मानते हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ावई शाखा। और वे कहते हैं कि ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है तो हम तर्क और विवाद करके अपने समय को हम अपने समय को क्यों बर्बाद करते हैं। भाग्यवादी ग्रामीण लोग ये मानते हैं कि कष्ट, अत्याचार, शोषण सबके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है और वे इसमें परिवर्तन और क्रांति भी नहीं करना चाहते और वे बर्दाश्त करते रहते हैं। उनमें सहन शक्ति रहती है और कहते हैं हमारे भाग्य में यही लिखा है तो हमें यही करना है। फिर है जनमत का अधिक महत्व। ग्रामवासी जनमत का सम्मान करते हैं और उससे डरते हैं। वे जनमत की शक्ति को वह चुनौती नहीं देते बल्कि उसके सम्मुख झुक जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। पंच लोग कुछ कह देते हैं तो वे शिरोधार्य करते हैं। पंचों के मुंह से निकला गया वाक्य ईश्वर के समान माना जाता है। जनमत की अवहेलना करने वाले की निंदा की जाती है। ऐसे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कई जागरूकता के कारण कई महिलाएं और पुरुष भी गाँवों में इनको पंचों का विरोध करते हैं। तो उनको कई अखबारों में हम रोज़ देखते हैं, पढ़ते हैं कि उन्हें कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, उनका शोषण किया जाता है, ऑनर किलिंग की जाती है और भी कई ऐसी बुराइयां जिनको हम देखते हैं। फिर है सामाजिक समरूपता। भारतीय गांवों में सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिलती है। उनके जीवन स्तर में शहरों की भांति जमीन आसमान का अंतर नहीं होता। सभी लोग एक जैसी भाषा, त्यौहार, उत्सव, प्रथाओं, जीवन विधि का प्रयोग करते हैं। उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में गहरी खाई और विभेद नहीं पाए जाते हैं। उनमें लगभग एकरूपता देखने को मिलती है। फिर है स्त्रियों की निम्न स्थिति। भारतीय ग्रामीण समुदायों में नारी की स्थिति अत्यंत निम्न है। उन्हें दासी के रूप में समझा जाता है। कन्यावध, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा, पुनर्विवाह का अभाव, आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भरता, पारिवारिक संपत्ति में अधिकार न होना, विवाह विच्छेद का अभाव
आदि कई ऐसे कारण हैं जो भारतीय ग्रामीण नारियों की सामाजिक स्थिति को शहरी स्थितियों की तुलना में निम्न बनाने में योगदान देते हैं। हालांकि फिर भी मैं वापस पुनः आपको ये बताऊं कि अब स्त्रियों की स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है और कहीं पर तो ग्राम पंचायत की मुखिया भी महिलाएं हैं, लेकिन आज भी उनको सरपंच पति माना जाता है। ऐसा कहा जाता है एक कटाक्ष के रूप में कि चुनी तो हो जाती हैं और पीछे कार्य उन पुरुष ही करते हैं। फिर आत्मनिर्भरता। भारतीय गांव को आत्मनिर्भर इकाई के रूप में परिभाषित किया गया। यह आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं होती बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी होती है। राजनीतिक दृष्टि से ग्राम पंचायत और ग्राम का मुखिया सभी विवादों को निपटाता था। प्रत्येक गांव की अपनी संस्कृति और कुछ विशिष्टताएं पाई जाती हैं। वहाँ पर औद्योगिकरण वगैरह की यातायात के साधनों सभी का अभाव पाया जाता है, लेकिन दिनों दिन अन्योन्याश्रितता बढ़ती ही जा रही है। इन विशेषताओं के आधार पर हम भारतीय संस्कृति के ग्रामों का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नगरीय समुदाय क्या है। ग्रामीण समुदाय की भांति नगरीय समुदाय की परिभाषा भी कठिन है। उसको भी हम उसके कार्यों से और उसके जीवन स्तर को देखकर ही समझ सकते हैं। बर्गल का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति ये जानता प्रतीत होता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी इसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दे पाया है, क्योंकि कोई भी विचारक कि निश्चित रूप से हम नहीं बता सकता कि कहाँ से नगर शुरू होता है और कहाँ पर समाप्त। फिर भी कुछ नगर की परिभाषाएं समाजशास्त्रियों ने दी हैं। लुईस वर्थ कहते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। लेकिन फिर भी हम ये बताएं कि आपको जिस तरह से हमने ग्राम की कोई विशेषताओं के आधार पर ग्राम को समझा, उसी प्रकार से नगरीय समुदाय की विशेषताओं के आधार पर हम नगरों को समझ सकते हैं। अब यदि हम उसका विपरीत कर दें तो वे सब नगर की विशेषताएं होती हैं। जैसे पहला सामाजिक भिन्नताएं होंगी, विभिन्न जातियों धर्मों के लोग, वर्गों प्रांतों के अलग अलग लोग शहरों में रहते हैं। उनकी रहन सहन, भाषा, वेशभूषा, चाल चलन सभी में एक रूपता नहीं पाई जाती और जमीन आसमान का अंतर होता है। फिर व्यवसाय की विभिन्नता। शहरों में विभिन्न तरह के व्यवसाय पाए जाते हैं, उनकी अपार अनगिनत श्रेणियां हैं। कई तरह के व्यापार पाए जाते हैं। कोई मास्टर है तो कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई लेखा अधिकारी है, कोई कपड़े का मिल का मालिक है, कोई प्राइवेट नौकर है, कोई टेलीफोन अधिकारी है, कोई बाजार में आवाज़ लगाकर चाट बेचने वाला है, तो कोई साइंटिस्ट है, कहीं पर नरेगा का काम हो रहा है, कहीं पर जो है सुनार का काम है या गोल्ड का। इसी तरह से हम देखते हैं कि नए नए व्यवसाय ब्यूटी पार्लर है, डाइटिशियन का काम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम है, डेटा एनालिस्ट, कई तरह के व्यवसाय शहरों में देखने को मिलते हैं। फिर श्रम विभाजन और विशेषीकरण। नगरों में प्रायतः सभी कार्य, विशेषकर उद्योग धंधों से संबंधित सभी कार्य बड़े पैमाने पर होते हैं। इस कारण श्रम विभाजन अति आवश्यक हो जाता है और सभी अपना अपना कार्य करते हैं। इसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता भी होती है। जैसे जज, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। फिर है व्यक्तिवादिता। नगरीय समुदाय में व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा जन्म के आधार पर आधारित न होकर बल्कि उसके गुणों पर निर्भर करती है कि व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तिगत गुण कैसे हैं। नगरों का यह आदर्श व्यक्तियों को बहुत स्वार्थी बना देता है। व्यक्ति इतना व्यक्तिवादी और इतना स्वार्थी हो जाता है कि उसका भयंकर रूप हमको नगरों में देखने को मिलता है, और यहाँ तक कि वो अपने बच्चों की, संतान की और माता पिता की परवाह करना भी छोड़ देते हैं। फिर है घनी जनसंख्या। नगरीय समुदाय की विशेषता वहाँ की घनी जनसंख्या का होना है। गांवों की अपेक्षा नगरीय समुदाय में व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, राजनीतिक आदि का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण नगरों की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। और नगरीय पलायन के कारण गांव से नगरों की ओर, छोटी बस्तियों से सब नगरों की ओर पलायन करते हैं, तो नगरों की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फिर है धर्म एवं परिवार का महत्व। नगरों में शिक्षा एवं विज्ञान से अधिक संबंध होने के कारण धर्म एवं परिवार का महत्व काफ़ी कम होता है। शिक्षा से रूढ़िवादिता दूर हो जाती है, फलतः हम धार्मिक अंधविश्वासों को स्वीकार नहीं करते। नगरीय लोग अधिक अंधविश्वास और भाग्यवादी नहीं हैं। वे लोग होटल का प्रयोग और यातायात के साधनों का प्रयोग, ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग और ड्राई क्लीनिंग करवाना, ये सब सुविधाएं बाहर से ही करते हैं। और मनोरंजन, दैनिक जीवन के लिए भी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे बाहरी समितियों पर भी निर्भर करते हैं और किसी प्रकार का पक्षपात या किसी प्रकार का संदेह नहीं करते हैं। फिर सामाजिक गतिशीलता और सहनशीलता। नगरीय समुदाय में श्रम विभाजन और प्रतिस्पर्धा विभिन्नता के कारण सामाजिक गतिशीलता की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। व्यक्ति योग्यता अनुसार हर समय व्यवसायों में परिवर्तन लाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक दायरा बढ़ने के कारण विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के आपस में संपर्क में आने के कारण एक दूसरे के प्रति सहनशीलता का विकास भी
होता है। फिर अधिक मानसिक संघर्ष, नगरीय समुदाय में तनाव अधिक देखने को मिलता है। एक अभी हाल ही में अनुसंधान हुए हैं जिसमें कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में तनाव कम पाया जाता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में व्यावसायिक तनाव और ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस ज़्यादा है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का मानसिक संघर्ष चलता ही रहता है, क्योंकि उसमें कंपटीशन की और प्रतिस्पर्धा की भावना अति तीव्र होती है। सभी सुविधाएं होने के बाद में भी उसे और धन कमाने की इच्छा जाहिर होती है। दूसरी ओर दुर्घटना, बेकारी, व्यापार में हानि, हत्याएं, चोरी चपाटी ये भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी इन अनिश्चितताओं में मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो पाती है। फिर फिजूल खर्ची और बनावटीपन, कृत्रिमता, नगरीय समुदाय में व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा कृत्रिमता बाहरी दिखावे पर बहुत कुछ निर्भर करती है। व्यक्ति के रहने या बैठने का स्थान, पोशाक, आचार व्यवहार, बातचीत करने का ढंग, उसमें सिर्फ चमक दमक दिखाई देती है। फैशन, पार्टियाँ, नाइट क्लब पार्टियाँ, ड्रिंक्स वगैरह ये सब होटल वगैरह में सब होते हैं, बहुत फिजूल खर्ची भी करते हैं। फिर द्वैतिक समिति और नियंत्रण की प्रधानता, नगरीय समुदाय में द्वैतिक समितियों की प्रधानता होती है, जैसे कारखाना, कॉलेज, श्रमिक संघ, स्कूल, कोचिंग क्लासेस और जिम, क्लब आदि। वे अपने विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अलग अलग समितियों के सदस्य बनते हैं, क्लबों में जाते हैं और वहाँ पर वो कार्य करते हैं। फिर है अव्यक्तिक सामाजिक संबंध, नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता यह भी है कि यहाँ व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध न तो घनिष्ठ होता है और न ही व्यक्तिगत। इसका प्रमुख कारण यह है कि नगरों में सामाजिक संबंधों का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता कि वह नगरों में रहने वाले सभी व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करे अर्थात द्वैतिक संबंध ज़्यादा पाए जाते हैं। छुओ और जाओ, टच एंड गो, ये इस प्रकार की प्रकृति वहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल, डाक, तार, टेलीफोन सेवा, कंप्यूटर, फेसबुक, मल्टीमीडिया, नेटवर्क, इनके कारण जो है उनके अलग तरह के संबंध हो जाते हैं। फिर प्रतिस्पर्धा और सामाजिक सुविधाएं, नगरीय समुदाय में सामाजिक सुविधाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन साथ ही प्रतिस्पर्धा भी बहुत अधिक होती है। कई बार तो गला काट प्रतिस्पर्धा मनुष्य को वहाँ पर नगरों में हम देखते हैं आत्महत्या तक भी दबाव बना देते हैं और कई प्रकार की आत्महत्याओं का रूप हम नगरों में देखते हैं। फिर अधिक अपराध व समस्याएं, नगरीय जीवन की एक सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक अपराध और समस्याओं का बोलबाला होता है। विज्ञान की उन्नति, शिक्षा के विकास के फलस्वरूप एक और मनुष्य ने प्रगति की तो दूसरी ओर अपराध करने के नए नए तरीके भी सामने आए हैं। मकानों की समस्या, आवास की समस्या, निर्धनता, बेकारी की समस्या, मद्यपान, वेश्यावृत्ति और जुआ, नशाखोरी की आदत और भी कई ऐसी कुसंगतियाँ हैं जो नगरों में देखने को मिलती हैं, क्योंकि उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। तो नगरीय समुदायों को हम नगरीय विशेषताओं के आधार पर ही देखते हैं।